हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो देखिए, हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे आज से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स ये 2 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, आप लोगों ने सॉल्यूशन ये टर्म जो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन वहाँ जरूर सुना होगा। मैं एक बार आप लोगों को वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था मैटर्स इन आर सराउंडिंग, और वहाँ पर हमने मैटर को डिफाइन किया था कि एनीथिंग विच इज़ हैविंग मास ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज हैविंग वॉल्यूम दैट कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। All things which is having these quality comes under matter। मतलब मैटर के पास, मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास है, वॉल्यूम है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसके पास जो प्रेशर एग्जर्ट करता है और जिसको हम लोग एक्सपीरियंस या फील कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने मैटर को फिजिकली और केमिकली क्लासीफाई किया था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने उनकी फिजिकल स्टेट की बेसिस पर उसको क्लासीफाई किया था, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने उसको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में उसको क्लासिफाई किया था। प्योर सब्सटेंस को फर्दर हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया था, और इधर मिक्सचर को होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर में क्लासिफाई किया था। तो हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए, इफ़ यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, आपके पास एक ग्लास है जिसमें पानी है, एंड इफ़ यू ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन दिस वाटर, देन दिस सॉल्ट कंप्लीटली डिजॉल्व एंड फॉर्म ए होमोजीनस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें सॉल्ट ऐड किया, वो सॉल्ट उसमें कंप्लीटली घुल गया और हमको एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि हम लोग आर पार उसके देख सकते हैं, और होमोजीनस है, जैसा ऊपर है ऊपर से दिखाई देगा वैसा ही नीचे से दिखाई देगा, वैसा ही साइड से दिखाई देगा। मतलब उसमें जो हमने बाहर से अमाउंट डाला है उसका अमाउंट थ्रू आउट द वॉल्यूम सेम रहने वाला है। दिस इज होमोजीनस मिक्सचर। तो हम लोग यहाँ इस चैप्टर में होमोजीनस मिक्सचर को ही डिस्कस करने वाले हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर का भी चैप्टर है क्लास 12th में, जिसको बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ सॉल्यूशन चैप्टर का। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की डेफिनेशन पर आते हैं। देखिए, सॉल्यूशन की डेफिनेशन, देखिए मैं आप लोगों को सेम उसी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ जिस पैटर्न पे आप लोग बोर्ड एग्जाम में अटेम्प्ट होने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो मैं प्रॉपर क्लास नोट्स की तरह आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिफाइन कराता हूँ, सारी डेफिनेशन अच्छे से लिखवाता हूँ, न्यूमेरिकल्स भी कराता हूँ अकॉर्डिंग टू या स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है। तो देखिए, सॉल्यूशन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट मे बी डिफाइंड एज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस को मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया। होमोजीनस मिक्सचर of 2 or more substances, of 2 or more substances whose relative amount may be varied within certain limits। मैं पूरे को डिफाइन करूंगा अभी, within certain limits। अब देखिए, एक एक करके मैं पूरे टर्म को बताता हूं। सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस का मतलब है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो कंपोजिशन है वो सेम रहने वाला है। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस,
मतलब हम लोगों ने जैसे पानी में सॉल्ट ऐड किया है, हम लोग जैसे अब 2 सब्सटेंस हो गए यहाँ पर, हम लोग 2 से अधिक भी जोड़ सकते हैं। हमने मान लीजिए इसमें शुगर ऐड कर दिया, हमने मान लीजिए इसमें कुछ और नींबू पानी ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, तो 2 मिनिमम तो 2 होंगे ही होंगे। अगर मिक्सचर है तो मिनिमम कितने होंगे 2, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं जिनका अमाउंट रिलेटिवली चेंज हो सकता है, रिलेटिवली वेरीड हो सकता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति ने नमक की 1 स्पून डाली उसी गिलास में, एक दूसरे व्यक्ति ने 2 स्पून डाल दी, तीसरे व्यक्ति ने 3 स्पून डाल दी, लेकिन उनका जो रिलेटिव अमाउंट एक सर्टेन लिमिट्स तक वेरी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति जो है 10 किलो नमक लेकर आए और उस 1 गिलास पानी में डालने की कोशिश करे, तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, विद इन सर्टेन लिमिट्स। सर्टेन लिमिट्स के अंतर्गत हम अगर उसमें सब्सटेंस का अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट चेंज करते हैं तब भी वो होमोजीनस ही रहेगा। एक लिमिट है उसके अंतर्गत रहेगा, उससे ज़्यादा कर देंगे तो वो सॉल्यूशन फिर सैचुरेटेड बनेगा, फिर सुपर सैचुरेटेड बनेगा, फिर सस्पेंशन बनेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि सॉल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है 2 और 2 से अधिक सब्सटेंसेस का, जिनका रिलेटिव अमाउंट वेरीड हो सकता है बट विद इन सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ सॉल्यूशन के बेसिक टर्म्स पर, जिससे हम लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। और आप लोग पहले से जानते भी हैं, आप लोगों ने 9th से केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया है, तो बहुत जगह आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हम लोग सॉल्यूशन जो बना रहे हैं उसको 2 पार्ट होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज, या सेकंड वन इज सॉल्वेंट। देखो मैं इनको यहाँ पे डिफाइन में इतना समय नहीं लूँगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप लोग जानते हैं, सॉल्यूट वो है जिसको घोला जाता है, सॉल्वेंट वो है जिसमें घोला जाता है। जैसे हमने अभी एक गिलास में वाटर लिया, वाटर में क्या ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, तो वाटर इज सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हम यहाँ लिख सकते हैं विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड, जो घोला जाता है, विच इज बीइंग डिसॉल्व्ड। और सॉल्वेंट क्या हो गया, इन विच सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, in which solute is dissolved। और देखिए दूसरी डेफिनेशन बन सकती है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो लेसर अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है। हमने ग्लास में पानी लिया, मोर अमाउंट है, सॉल्ट ऐड किया, लेसर अमाउंट है, तो सॉल्यूट ऑलवेज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन कंपेरिजन टू सॉल्वेंट। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या हो गई, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। मैंने अमाउंट लिखा है, क्वांटिटी नहीं लिखी है। अमाउंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे लिख देंगे प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, मोर अमाउंट किसकी कंपैरिजन में, सॉल्यूट की कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट है, मोर अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या है, यहां पर नंबर ऑफ मोल से है। ये स्पेशल बात है, आपको याद रखनी है। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे पता करेंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लेसर होंगे, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, हम लोग अपनी सुविधा के लिए सॉल्यूट को B से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब एक पॉइंट देखिए यहीं से कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, मैंने चाहा 1 चम्मच चीनी उसमें ऐड कर दी, तो सॉल्यूट तो 2 हो गए लेकिन सॉल्वेंट एक ही रहेगा। तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऑलवेज प्रेजेंट 1, बट सॉल्यूट मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, नोट बना के यहाँ लिख लेते हैं। In a solution, solvent is always B1. Second, solute मिनिमम तो 1 होगा ही होगा, solute may be more than
1 से ज़्यादा हो सकता है। अब इस पर देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको। ये नोट 1 2 हो गया, नोट 3 पर आते हैं हम लोग। नोट 3 देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन में, देखो सॉल्वेंट तो एक ही है, सॉल्वेंट तो एक ही है। इफ़ ओनली वन सॉल्यूट इज प्रेजेंट, वन सॉल्यूट, दैट मीन्स टोटल कितने कंपोनेंट हैं, टोटल कितने पार्ट हैं, 2 हैं। दैट मीन दिस इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए सॉल्वेंट तो एक ही है, सॉल्वेंट तो एक ही है, और सॉल्यूट 2 हो गए, सॉल्यूट 1 एंड दिस इज सॉल्यूट 2। तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए, 3। इसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, बाइनरी। एक सॉल्वेंट और 2 सॉल्यूट हैं, टर्नरी। ऐसे ही इफ 1 सॉल्वेंट and 3 solute are present, 3 solute are present, then it is known as, अगर किसी सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट और 3 सॉल्यूट प्रेजेंट हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट नोट बनता है यहाँ पर, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है, देखिए कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वो पार्ट है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही उस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी। एक एग्जांपल से समझिए, हमने एक ग्लास फुल ऑफ वाटर लिया है, उसमें सॉल्ट ऐड किया, हमने उसको स्टीयर करके उस सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो फाइनली जो सॉल्यूशन बना था वो किस फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड में है। दैट मीन्स जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड है वही तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, इसमें एयर है, और एयर में डस्ट पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड हैं। हम ये कह सकते हैं कि एयर में सॉल्वेंट क्या है, गैसेस, और उसमें सॉल्यूट क्या है, डस्ट पार्टिकल, मतलब सॉलिड है। तो सॉल्वेंट गैसेस है, तो ओवरऑल जो गैसियस मिक्सचर बन रहा है उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, गैस। दैट मीन्स सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। तो ये आ गया नोट नंबर 4। द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की है वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। अब हम लोग आगे इसी टॉपिक में देखेंगे कि सॉल्यूशन में फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बेसिस पर सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया गया है। तो पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 2 बेसिस हैं, मैं लेता हूं ए अभी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सॉल्यूट, यहाँ लिखता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल। तो देखिए बड़े आराम से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये। तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो सॉलिड। ऐसा हमको सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, और एक चीज़ और देखें, पहले मैं एग्जाम्पल बताऊंगा फिर सॉल्यूशन पर आऊँगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर इन सॉलिड फॉर्म, इस तरह का एग्जाम्पल है एलॉय।
एलॉय जैसे आप लोगों ने पीतल पढ़ा होगा, ब्रॉन्ज, पीतल, सॉरी पीतल को बोलते हैं ब्रास, पीतल को ब्रास बोलते हैं। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है, दिस इज ब्रास, पीतल। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय है जिसमें देखिए ब्रास में कॉपर और जिंक मिले रहते हैं, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन मिले रहते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ पे सॉल्वेंट किस फिजिकल स्टेट में है? सॉलिड में। तो ये सॉल्यूशन भी कैसा हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूँ पूरा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, सॉल्यूट इज इन लिक्विड फॉर्म, सॉल्वेंट अगेन इन सॉलिड फॉर्म। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड। तो डेफिनेटली ये सॉल्यूशन भी किस फॉर्म में होगा? सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा ये भी। अब इसका एग्जांपल देखो कि सॉल्यूट इज इन लिक्विड फॉर्म बट सॉल्वेंट इज इन सॉलिड फॉर्म। मतलब किसी सॉल्यूशन में जो ज़्यादा वाला पार्ट है वो सॉलिड है और जो कम वाला पार्ट है वो लिक्विड है। इस तरह का सॉल्यूशन हमको बताना है कि सॉलिड ज़्यादा है और लिक्विड कम है। तो देखिए इस तरह का एग्जाम्पल है आपकी बूट पॉलिश, बूट पॉलिश। ठीक, तीसरा देखें, सॉल्यूट इज इन गैस फॉर्म एंड सॉल्वेंट अगेन इन सॉलिड फॉर्म। यहां भी ये भी किस प्रकार का सॉल्यूशन है? सॉलिड सॉल्यूशन। गैस डिजॉल्व इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ज़्यादा है और गैस कम है। इस तरह का एग्जाम्पल है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल कैसे है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए गैसियस रिएक्टेंट है, हमने वहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ किया है, मान लीजिए एक्टिवेटेड चारकोल, या कोई निकल यूज़ किया है, तो वहाँ पर वो गैस उस कैटलिस्ट के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाती है। सॉलिड कैटलिस्ट है, मतलब सॉलिड ज़्यादा अमाउंट में है तो वो सॉल्वेंट का काम करेगा और वो जो गैस है वो सॉल्यूट का काम करेगी। या एक और एग्जाम्पल है कि जो आजकल फैक्ट्री वगैरह हैं, जो इंडस्ट्री हैं, वो अपने ऊपर चिमनी लगवा लेती हैं। उस चिमनी में भी यही कॉन्सेप्ट है कि एक्टिवेटेड चारकोल लगा दिया जाता है, उसमें से गैसेस पास होती हैं और जो पॉइजनस गैसेस हैं वो उस पर एड्जॉर्ब हो जाती हैं। तो मैं इसका एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, गैस एड्जॉर्ब्ड ओवर एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पर। यहां पर सॉल्वेंट है लिक्विड, सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है सॉलिड, इस तरह से। तो देखिए यहां पर सॉल्वेंट किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में। जैसे हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले, सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देखें, लिक्विड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, मतलब बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन लिक्विड फॉर्म। तो सॉल्यूशन भी किस फिजिकल स्टेट का होगा? लिक्विड का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल होगा एल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर, एल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर, दोनों बोथ आर इन लिक्विड फॉर्म। 6 देखें, गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। इसका तो बहुत आसानी से बता सकते हैं आप लोग, गैस इज डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। तो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, एयरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो सब इसका एग्जाम्पल है। फिजिकल स्टेट लिक्विड, जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। तो इसका एग्जाम्पल होगा कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7th टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें सॉलिड सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गैस है। तो जो फिजिकल स्टेट है सॉल्वेंट की वही किसकी होगी? सॉल्यूशन की। इसका मतलब इट इज गैसियस सॉल्यूशन। इस तरह का एग्जाम्पल देखें, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है, सॉलिड कम अमाउंट में है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वॉट, इसमें एयर में डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, 8th आते हैं हम लोग लिक्विड एंड दिस इज गैस। तो ये भी क्या बन गया? अगेन
गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन गैस, मतलब गैस इज इन लार्जर अमाउंट, लिक्विड इज इन स्मॉलर अमाउंट, दैट मीन्स वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब एयर में जो मॉइस्चर है, वाटर वेपर इन एयर, वो इसका एग्जाम्पल है। एंड नाइन्थ टाइप इज गैस डिसॉल्व्ड इन गैस, एंड एग्जाम्पल ये भी हो गया गैसियस सॉल्यूशन, और इसका एग्जाम्पल हो गया एयर। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इनर्ट गैस हैं। तो देखिए फिजिकल स्टेट की बेसिस पर ये 9 टाइप के सॉल्यूशन हमको देखने को मिलते हैं। अब इसमें से हमारे लिए इस चैप्टर में कौन कौन से काम के हैं इस चैप्टर के लिए, वो देखिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। क्योंकि ये चैप्टर लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका पूरा नाम अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड एंड गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, और बाकी का एक सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम लोग कुछ और टाइप इसके पढ़ते हैं। हमने सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और उसमें ए कैटेगरी पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम लोग आते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ relative amount of solute, relative amount of solute। बहुत छोटा सा क्लासिफिकेशन है। B.1 डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और सेकंड क्लासिफिकेशन है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। देखिए डाइल्यूट का सीधा सा मतलब है whenever solvent is in much higher amount, solvent is in much higher amount, solvent बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, या हम लोग बोलते हैं कि solute is present in negligible amount, ऐसा समझ लीजिए solute जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। कंसंट्रेट क्या हो जाएगा कि solute is present in much higher amount, solute रिलेटिवली बहुत हायर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हम लोगों ने दो तरह से क्लासीफाई किया है सॉल्यूशन को, ए है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और बी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए लिक्विड सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ते हैं अपने जो 3 लिक्विड सॉल्यूशन पढ़े थे अभी, हमने पढ़ा था सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा हमने देखा लिक्विड इन लिक्विड, और तीसरा हमने देखा गैस इन लिक्विड। और यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलते हैं। इस पर देखिए क्या एक कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी में, वो बताता हूँ आपको कि इफ़ सॉल्वेंट इज लिक्विड और हम लोग इसमें सॉल्यूट सब्सटेंस को ऐड करते हैं, सॉल्यूट सब्सटेंस को ऐड करते हैं, सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है कि पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल डिसॉल्व इन नॉन पोलर। If the solute is polar and the solvent is also polar, then it will get easily soluble, it will get easily dissolved.
अगर सॉलिड जो हम ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट वो नॉन पोलर है और लिक्विड पोलर है, देन इट विल नॉट गेट डिसॉल्व। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास एक गिलास में पानी है और हमने उसमें नमक हम उसमें ऐड करते हैं, तो एज सुन एज वी ऐड द सॉल्ट इन वाटर दिस सॉल्ट गेट डिसॉल्व। और ये कितने समय में डिसॉल्व हो जाता है? 10⁻⁻7 सेकेंड में डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, अगर वहीं हम लोग शुगर लेते हैं, सुक्रोज C12H22O11 केन शुगर जिसको बोलते हैं, अगर हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेती है, बिकॉज शुगर इज कोवलेंट कंपाउंड, सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। तो जो कोवलेंट कंपाउंड है वो क्यों वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, हालांकि वो पोलर नहीं है, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर विल गेट डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर विल गेट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, कि हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो आप लोगों ने एक 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, उसमें एक कॉन्सेप्ट था ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो व्हाट डिड ली चैटेलियर से? ही सेड at equilibrium condition whatever the change you impose the equilibrium will shift in such direction the change you directed in reaction will get resolve, will get cancel out। ली चैटेलियर के अनुसार इक्विलिब्रियम पर आप कोई भी चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम खुद को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगा जहां पर आपके द्वारा किए गए इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि व्हेन वी डिसॉल्व solid in liquid, we dissolve solid in liquid and this reaction is exothermic, this reaction is exothermic and still you are increasing the temperature, reaction is exothermic, that means the product does not require the temperature and still you are providing temperature, that means the equilibrium will shift in backward direction, that means solubility will decrease। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड देन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दैट मीन द सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहला था लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड की बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो पहला हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर शुड बी लोअर डाउन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द टेम्परेचर शुड बी इंक्रीजेस। ये मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बना लेंगे। अब आते हैं हम लोग लिक्विड इन लिक्विड। तो यहाँ पर भी अगर सॉल्युबिलिटी को देखा जाए, देखिए लिक्विड और जो आप लोग डिसॉल्व करने वाले हैं दैट इज ऑल्सो लिक्विड। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है सॉल्युबल की जगह मिसेबल। When the solute and solvent are in liquid form, then एक new term is used miscible। सॉलिड और लिक्विड के केस में हम लोग यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी और यहाँ यूज करते हैं मिसेबिलिटी या मिसेबल। तो यहाँ पर जो मिसेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पोलर विल गेट डिसॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर विल गेट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ओके, अब आते हैं हम लोग गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, ये मेरे पास लिक्विड है और यहाँ पर हम लोग सॉल्युबल कर रहे हैं किसी गैस को, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ पहले सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टेम्परेचर इफेक्ट डालेगा, प्रेशर इफेक्ट डालेगी। टेम्परेचर का क्या फर्क रहेगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। यहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक। और एक पॉइंट, नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ गैस, देखिए एक गैस है अमोनिया, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। एक गैस है हीलियम जो वाटर में सॉल्युबल है बहुत रेयर अमाउंट में, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्युबल है।
तो ये थे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। 1 मार्कर क्वेश्चन इस पर कभी बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम्स में MCQ आप पूछे जा रहे हैं, असर्शन एंड रीजनिंग पूछी जा रही है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। तो उस पैटर्न पे मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक कराया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। टॉपिक है वेरियस कंसंट्रेशन टर्म, वेरियस कंसंट्रेशन टर्म यूज्ड इन सॉल्यूशन। अब ये कंसंट्रेशन क्या है इसको समझिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन, और वी कैन से कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, और वी कैन से स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, 10th में 9th में, कुछ कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों को याद होंगे, लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन। ये बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म आप लोगों ने पढ़े हैं। आप लोग एक बार दोबारा से यहाँ पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। तो देखिए कंसंट्रेशन टर्म में मेरे पास है। अच्छा, यहाँ कंसंट्रेशन टर्म को सबसे पहले तो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूँ, 2 कैटेगरी में। ग्रुप ए कैटेगरी वॉल्यूम डिपेंडेंट, वॉल्यूम डिपेंडेंट, एंड ग्रुप बी मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। देखिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा क्योंकि ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर डिटेल में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फास्टर पढ़ाऊंगा, और आप लोग डेफिनेशन वगैरह मैं तो यहाँ पर शॉर्ट में कराऊंगा, आप लोग फुल में लिखेंगे। देखिए तो वॉल्यूम डिपेंडेंट में सबसे पहला टर्म है A.1 मोलैरिटी, मोलैरिटी। इसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं, और इसकी सीधी सी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो लीटर आया है, दैट मीन्स वॉल्यूम, तो इसीलिए तो हमने इसको वॉल्यूम डिपेंडेंट में लिखा है। अब मैं आता हूँ सीधे इसके फॉर्मूले पर। देखो इसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से, नंबर ऑफ मोल्स को N से, और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज सॉल्यूट को हम लोग B से डिनोट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोग B से ही करें, आप लोग सॉल्यूट को A से कर लीजिए, सॉल्वेंट को B से कर लीजिए, लेकिन मैंने एक ट्रेंड बना रखा है अपने लिए कि सॉल्यूट को मैं B से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे मोलैरिटी की यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं, यूनिट क्या बन गई, मोल पर लीटर, ठीक। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल M। अच्छा, इसी फॉर्मूले को मैं और बड़ा कर सकता हूँ, कैसे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन ml या सेंटीमीटर क्यूब, देन सेंटीमीटर क्यूब या ml शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। दैट मीन्स अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया गया है, ml में दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक। हम लोग न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे इन पर, मोलैरिटी सबके क्वेश्चन जो है एक साथ करने वाले हैं। पहले मैं फॉर्मूले सारे करा दूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे 11th की तरह इजी क्वेश्चन, सिंपलर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। यहाँ पे बनेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहाँ पे बनेंगे मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें कई सारे कंसंट्रेशन टर्म आपस में जुड़ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम लोग B.1 मोलैलिटी, मोलैलिटी इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेफिनेशन क्या बन गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
dissolved in 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देने वाली बात है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या था? सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी ही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्वेंट को कंसीडर किया जाता है, जिसमें सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। देखिए इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होना चाहिए। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर केजी। ठीक है, यूनिट पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, इसको और मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दूं। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हैं? WB ओवर MB। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट को मैं W से और सॉल्वेंट को A से लिख सकता हूँ। इफ इट इज इन ग्राम देन 1000 से मल्टीप्लाई। ये आ गया आपके पास एक फॉर्मूला। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है कैपिटल M और स्मॉल m। ठीक है, अब इसमें विशेष बात क्या है? देखिए यहां पर इन्वॉल्व है मास, एंड मास नेवर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तभी तो हमने लिखा है वॉल्यूम डिपेंडेंट। एंड वॉल्यूम चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। मान लीजिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया जनवरी के महीने में, टेम्परेचर कम था तो सॉल्वेंट के पार्टिकल पास पास आ गए, तो वॉल्यूम जो है वो लिटिल बिट कुछ ना कुछ कम हो गया होगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो मोलैरिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर वही सेम एक्सपेरिमेंट आप लोग जून जुलाई में करेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो वॉल्यूम में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट होगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स मोलैरिटी चेंज अकॉर्डिंग टू सीजन टू सीजन ये वेरी करती है, बट मोलैलिटी नेवर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट ऑलवेज रिमेन फिक्स। तो साइंटिफिकली मोर एक्यूरेट क्या है? मोलैलिटी। बट कन्वीनियंटली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मोलैरिटी, क्योंकि वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हमारी लैब में कई सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे आप लोग कॉनिकल फ्लास्क यूज़ कर सकते हैं, आप लोग बीकर यूज़ कर सकते हैं, आप लोग पिपेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेट मेजरमेंट के लिए तो केवल एक ही तरीका है, आप लोग वेइंग बैलेंस पर करोगे। और साइंटिफिक वेइंग बैलेंस है तो वहाँ पर एक वेइंग करने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तो ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये कन्वीनियंटली हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बट मोर एक्यूरेट कौन है दोनों में? मोलैलिटी। ठीक है जी, चलिए अब देखें वॉल्यूम डिपेंडेंट में A.2 बन जाता है परसेंट स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया? देखिए परसेंट स्ट्रेंथ के 3 टाइप हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैं लास्ट में उसको करा दूंगा कंप्राइज। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं जनरली 100 पार्ट में से निकालते हैं। अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी हो तो इट इज़ डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिसॉल्व्ड इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे पर्टिकुलरली वेट बाय वॉल्यूम लिखा गया है तो मैं क्या लिख दूंगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन दिस इज वॉल्यूम डिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए B.2 परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ, यहाँ पर क्या आ रहा है? वेट, दैट मीन्स मास डिपेंडेंट। ओके, ऐसे ही A.3 देखें यहाँ, A.3 परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है,
अब हम लोग B.3 देखते हैं यहाँ पर B.3। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो पहले समझ लेते हैं क्या है मोल फ्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये है सॉल्वेंट और इसमें ऐड किया सॉल्यूट। तो इस वाले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग Na से दिखाएंगे और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को Nb से दिखाएंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं काई से। मैं इसको इसीलिए फास्टर वे में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग 11th क्लास में बहुत डिटेल में ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles of solution, to the total number of moles of solution। अब देखिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो ये बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे Na प्लस Nb। नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे यूनिट क्या है मोल, नीचे भी क्या है मोल, मोल से मोल कैंसिल, दैट मीन दिस इज यूनिट लेस। ये पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज अ रेशियो क्वांटिटी, रेशियो है, दैट मीन्स रेशियो नेवर हैव एनी यूनिट। तो ऐसे अगर मुझे निकालना है काई ए, तो इट विल बिकम Na ओवर Na प्लस Nb। तो दिस इज काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूँ काई ए प्लस काई बी, देन यू विल फाइंड आउट, देखिए Na ओवर Na प्लस Nb प्लस Nb ओवर Na प्लस Nb, एलसीएम कितना आ गया Na प्लस Nb, ऊपर भी कितना आ जाएगा Na प्लस Nb। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1। तो सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का टोटल मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज कम यूनिटी, ऑलवेज कम 1। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ऑलवेज बी लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज बी लेस देन 1। लेकिन दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। अच्छा यहीं पर एक शॉर्टकट फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग, वो क्या है, हम लोग जानते हैं काई ए प्लस काई बी बराबर 1, दैट मीन्स काई ए बराबर 1 माइनस काई बी या काई बी बराबर 1 माइनस काई ए। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म मैंने वॉल्यूम डिपेंडेंट और मास डिपेंडेंट आपको कराया। एक पॉइंट और जान लीजिएगा, अगर आप लोगों को वॉल्यूम से मास डिपेंडेंट पर जाना हो, मास वॉल्यूम से मास डिपेंडेंट पर जाना हो, मतलब मोलैरिटी से मोलैलिटी पर जाना हो, तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, आपको डेंसिटी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको डेंसिटी दी जाएगी तो आप लोग वॉल्यूम वाली कंसंट्रेशन टर्म से मास वाली कंसंट्रेशन टर्म पर पहुंच सकते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक और कंसंट्रेशन टर्म है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लोग ppm से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखो कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 million, 1 million means 10 to the power 6 parts of solution। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि इफ यू आर गिविंग
15 ppm, इस तरह से आपको दिया गया 15 ppm सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है, या ये भी हो सकता है कि 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। या ये भी हो सकता है कि 15 ml ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 10 to the power 6 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने परसेंट स्ट्रेंथ पढ़ा था, परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे ही ये है कि दिस इज पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वेट, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, हमें पार्ट्स पर मिलियन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसको मैं एक एग्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ कि हमको जब परसेंट स्ट्रेंथ से काम चल रहा था तो पीपीएम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मान लीजिए हमारे पास 0.0015 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, 0.0015 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट कैसा है, नेग्लिजिबल। अमाउंट मैथमेटिकली कैसा है, नेग्लिजिबल, बट बायोलॉजिकली इट मे बी कार्सिनोजेनिक। मतलब ऐसा कोई केमिकल पदार्थ है जो है तो बहुत कम अमाउंट में, मैथमेटिकली नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं, बट इसका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट है वो ऐसा है कि कैंसर कॉज कर सकता है। तो हम लोग इसको बायोलॉजिकली तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लोअर अमाउंट है, लेसर अमाउंट है, इसको हम लोग बढ़ा के लिखेंगे, इसको हम लोग बढ़ा के लिखेंगे। कैसे बढ़ाएंगे, देखो कुछ ऐसे देखिए कि 0.0015 ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। देखिए 100 ग्राम में प्रेजेंट है कितना, 0.0015 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना होगा, 0.015 ग्राम। तो 10,000 में कितना होगा, 0.15 ग्राम। तो 1 लाख में कितना होगा, 1.5 ग्राम। तो 10 लाख में कितना होगा, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम को तो हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि नीचे जो सॉल्यूशन का वेट था 100 ग्राम, उसको हमने कर दिया 10 to the power 6। तो जब हमने इसको 10 to the power 6 कर दिया तो डेफिनेटली सॉल्यूट का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर 0.0015 को हमने किस में कन्वर्ट किया, 15 में, और 100 ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, 10 to the power 6 में। तो ये जो पीपीएम वाला कंसंट्रेशन टर्म है, ये बहुत, जो सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट हो सकता है, जो वाटर वर्क्स वगैरह में जो वाटर प्यूरिफाई होते हैं तो उसमें क्लोरोफॉर्म हो सकता है। तो उसके अमाउंट को दिखाने के लिए, क्लोरोफॉर्म के अमाउंट को दिखाने के लिए पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। और एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 100 में से ओनली 1 मार्क्स आते हैं। 100 में से कितने मार्क्स, 1 मार्क्स। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1000 में से कितने आए, 1000 में 10 मार्क्स। तो 10,000 में कितने हो गए, 100 मार्क्स। तो अगर मुझे मार्क्स बढ़ाने हैं तो मैक्सिमम मार्क्स को मैंने क्या किया है, बढ़ा दिया है। सेम चीज़ यहाँ पर है। तो सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ाऊंगा तो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। इस पर भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अभी हम लोग आगे चल के इन्हीं सब फॉर्मूले पर क्वेश्चन करने वाले हैं। लोगों को यहाँ ब्लैक वाइट बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे लिख दिए हैं और हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.5 और क्वेश्चन नंबर 2.7। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है अपने नोट्स में कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को
जितना हो सके उतना मैं सॉल्व कराऊँ। आप लोग इस एनसीईआरटी के अलावा क्वेश्चन कहीं के भी कर सकते हैं, आप लोग कोई भी रिफ्रेशर लें उससे क्वेश्चन लगाएं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं नोट्स में सॉल्व करा दूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वही पैटर्न पे करेंगे जिस पैटर्न पे हमें बोर्ड में करना है। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 और डेंसिटी दे रही। अच्छा ये 15% वेट बाई वेट है, वेट बाई वेट, और आपको मोलैरिटी पता करें। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों इसमें पता करनी है। तो सबसे पहले गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन। तो देखिए आपको दिया गया है 15% वेट बाई वेट H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.10 ग्राम पर ml, ये आपको दिया गया है। 15% वेट बाई वेट H2SO4 है और इसकी डेंसिटी है 1.10 ग्राम पर ml। इसका मतलब ये हुआ 15% वेट बाई वेट को अगर मैं इंटरप्रिटेट करूं कि इसका मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही मतलब है इसका। हमने परसेंट स्ट्रेंथ में पढ़ा था, परसेंट वेट बाई वेट का मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा यहाँ पर H2SO4 को डिजॉल्व किया गया है वाटर में। अगर हमको कभी सॉल्वेंट के बारे में कुछ ना दिया गया हो तो हम लोग वहाँ पर वाटर कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास, मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। WB है आपके पास 15 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट भी मैं साथ ही साथ लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट होगा 98 ग्राम। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 98 ग्राम है। फिर देखें वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं आप लोग, कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन में से अगर आप लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को घटा दें, समझिए इसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट का सम करते हैं तो क्या मिलेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए आपके पास ये एक सॉल्यूशन है, ये वाटर, और इसमें डिसॉल्व कर दिया गया 15 ग्राम H2SO4 और ये था 85 ग्राम H2, तभी तो मिलाकर 100 आया था, ये 100 आया था। तो आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। 100 माइनस 15 दैट मीन्स 85 ग्राम, ठीक है। अच्छा डेंसिटी दे रखी है आपको, डेंसिटी इज 1.10, तो आप लोग यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो देखिए मास कितना है सॉल्यूशन का 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.10 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ गया 100 ओवर 1.10 ml, ठीक। तो हमको जितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने सब यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब देखिए अगर मैं मोलैरिटी निकालता हूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला मेरे पास है ही WB ओवर MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। WB कितना है? WB है 15 ग्राम, MB कितना है 98 ग्राम, वॉल्यूम कितना आ गया 100 ओवर 1.10, तो ये 1.10 ऊपर पहुंच जाएगा, 1.10 ऊपर पहुंच गया, और ये वॉल्यूम किस में है ml में, तो 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक शॉर्टकट फार्मूला भी निकाल सकता हूँ। वो शॉर्टकट फार्मूला क्या होगा? देखो 100 से 1000 10 टाइम्स गया, मेरे पास बचा क्या क्या 15 इंटू 1.10 डिवाइडेड बाई 98। ये 15 क्या है? ये 15 है परसेंट, 1.10 क्या है? अच्छा यहाँ पर 10 और बचा था, ये 1.10 क्या है? डेंसिटी
इंटू 10 और 98 क्या है मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन का परसेंट दे दिया जाए और डेंसिटी दे दी जाए तो आप लोग उसकी मोलैरिटी सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं, परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मतलब PD10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं इसमें मोलैलिटी पर। मोलैलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी, अब आते हैं मोलैलिटी पर। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, मोलैलिटी बराबर WB ओवर MB इंटू WA ग्राम में, तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। WB कितना है 15, MB कितना है 98, WA कितना है 85, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोग मोलैरिटी और मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, जो कि NCERT में क्वेश्चन नंबर 2.5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। मतलब ये है कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज वाटर, और इसमें क्या मिला दिया गया है, इसमें ग्लूकोज मिला दिया गया है, C6H12O6 को मिला दिया गया है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml, वाटर से ज़्यादा है डेंसिटी, वाटर की 1 ग्राम पर ml है, और इसकी स्ट्रेंथ दे रखी है 10% वेट बाई वेट, और आपसे पूछा क्या क्या है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। चलिए तो इस 10% वेट बाई वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमको दे रखा है, तो मैं यहाँ से क्या क्या मुझको मिल सकता है, WB मिल गया 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180 ग्राम पर मोल, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 180 ग्राम। वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दिया गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, 100 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप लोग निकाल सकते हैं 100 माइनस 10 दैट इज 90 ग्राम, ठीक है जी। और आप लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर हो गया मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 1.2, ये वॉल्यूम किस में आएगा ml में। तो नाउ कम टू द मोलैरिटी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कराया था वो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ मैं, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। परसेंटेज कितना है 10, डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। नाउ कम टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए WB ओवर MB इंटू WA, इफ इट इज इन ग्राम देन मल्टीप्लाइड 1000। WB कितना है 10, MB कितना है 180, WA कितना है 90, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, 00 से 00, तो ये आ गया 100 ओवर 18 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगी यूनिट मोल पर केजी। अब आ जाइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो मैं निकालता हूँ काई बी को मैं क्या लिखूँगा NB ओवर Na प्लस NB को क्या लिख सकता हूँ WB ओवर MB, WA ओवर MA प्लस WB ओवर MB। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, WB है 10, MB है 180, WA है 90, 18 प्लस 10 अपॉन 180। कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो जब काई बी आपके पास आ गया तो काई ए कैसे निकाल सकते हो 1 माइनस
इकाई बी। मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग 11वीं क्लास में ये सारा पढ़कर आ चुके हैं और कैलकुलेशन वाला पोर्शन तो आपको खुद से करना है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2.7 है। A solution is prepared by mixing 300 gram of 25% weight by weight and 400 gram of 40% weight by weight, mass percent of resulting solution। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं लगभग 15 मार्क्स के, तो आप लोग न्यूमेरिकल्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, स्किप नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूले अच्छे से बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ और नाउ इट्स योर ड्यूटी, आप लोग बाकी की एनसीईआरटी के क्वेश्चन खुद से करेंगे या कोई रिफ्रेशर आप लोग फॉलो करते हैं तो उसके क्वेश्चन भी लगाएंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। देखिए 2 सॉल्यूशन है आपके पास, एक है 300 ग्राम और दूसरा है 400 ग्राम। दिस इज ए, दिस इज बी और ये दे रखा है 25% वेट बाई वेट और ये है 40% वेट बाई वेट। इन दोनों को मिला दिया गया है और एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो मिला है उसकी परसेंट वेट बाई वेट हमसे पूछी गई है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है कि एक स्टूडेंट के 100 में से 23 मार्क्स हैं इंग्लिश में और 100 में से 40 मार्क्स हैं मैथ में। तो बताइए ओवरऑल परसेंटेज क्या होगी। तो उसके टोटल मार्क्स जोड़ दीजिए, टोटल ऑब्टेन मार्क्स जोड़ दीजिए, मतलब 200 में से कितने मार्क्स आए उसके परसेंटेज निकल जाएगी। सेम चीज़ यहाँ कि 300 ग्राम सॉल्यूशन ए है और 400 ग्राम सॉल्यूशन बी है। चलिए अच्छा, ये जो 25% वेट बाई वेट है इसका मतलब है कि 25 ग्राम इज डिजोल्व इन 100 ग्राम, सही कह रहा हूँ मैं। और 40% का मतलब है कि 40 ग्राम इज डिजोल्व इन 100 ग्राम, ठीक है जी। 100 ग्राम में कितना परसेंट है? 25 ग्राम। तो 300 ग्राम में कितना परसेंट होगा? 75 ग्राम। 100 ग्राम में परसेंट है 40 ग्राम, तो 4 में कितना होगा? 40 ग्राम इंटू 4 160 ग्राम। तो सॉल्यूट का टोटल अमाउंट आ गया आपके पास 75 एंड 160, टोटल कितना आ गया? 235 ग्राम। अच्छा, टोटल कितना वेट हो गया सॉल्यूशन का? 300 प्लस 400, तो इसका मतलब 235 ग्राम इज डिजोल्व इन 700 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33.3% वेट बाई वेट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के और भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ट्राई करना उसको। अगर नहीं बनता है वो क्वेश्चन तो मुझको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो देखिए ये है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो क्लास में हम लोग हेनरी लॉ, इट्स एप्लीकेशन और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। थैंक यू।